नमस्कार, मैं हरिशंकर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी उद्गार, भूस्खलन, चक्रवात और उनके प्रबंधन के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। पूरा इतिहास क्या रहा है भारत में प्रबंधन का, ये सब सारी जानकारी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपदाएं एवं उनका प्रबंधन। पहली बात कि आपदा क्या होती है। तो आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में अचानक होने वाली विध्वंसकारी या गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक घटना या मानव जनित लापरवाही से उत्पन्न हो। इसके कारण जान माल की हानि हो एवं पर्यावरणीय नुकसान होता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं आपदा। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के डिजास्टर से हुई है, जो दो शब्दों डेस और एस्टर से मिलकर बना है। और डेस का अर्थ है अशुभ और एस्टर का अर्थ है सितारा। इस प्रकार डिजास्टर का अर्थ होता है अशुभ तारा। और अगर हम आपदाओं के वर्गीकरण की बात करेंगे तो प्राथमिक रूप से आपदा का वर्गीकरण दो भागों में किया जा सकता है। एक प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा मानव जनित आपदाएं। और आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली की माने तो उसके अनुसार प्राकृतिक आपदाओं को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है भौगोलिक आपदाएं। इसमें भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुई घटनाएं शामिल हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी इत्यादि। मतलब भूगर्भ में जो भी परिवर्तन होते हैं उनके माध्यम से जितनी भी आपदाएं या फिर विध्वंसकारी घटना कोई अगर आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? भौगोलिक आपदाएं कहेंगे। और भौगोलिक आपदाएं एक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना जरूरी ये है कि सुनामी का वर्गीकरण करना मुश्किल है, क्योंकि यह समुद्र के अंदर आए भूकंप से उत्पन्न होती है, जो कि एक भौगोलिक प्रक्रिया है। मतलब भूकंप के अंदर समुद्र के अंदर भूकंप आता है, इस कारण से वहाँ पर यह सुनामी का कारण बन जाता है। परंतु तटीय क्षेत्रों के लिए यह एक जलीय आपदा है। मतलब सुनामी एक प्रकार के भूकंप से उत्पन्न होने वाली आपदा ही है, लेकिन यह समुद्र के भीतर या फिर बीच में उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे ही यह सुनामी तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती जाती है तो यह तटीय क्षेत्रों के लिए एक जलीय आपदा बन जाती है। आगे बात करेंगे जलीय आपदाएं की, तो इसके अंतर्गत जल चक्र में परिवर्तन आने से उत्पन्न जलीय घटनाएं आती हैं, जैसे बाढ़, भूस्खलन, जलीय तरंगों का सीमा से ऊपर उठना आदि। मौसमी आपदाएं में होती हैं कि इसके अंतर्गत साइक्लोन, टॉर्नेडो, कोल्ड वेव, इसका मतलब होता है शीतलहर, तेज वर्षा, धूल और बालू, स्टोर्म मतलब आंधी, बर्फ और मरुस्थल आते हैं। ये सभी क्या है? मौसमी आपदाएं हैं। और जलवायुवी आपदाएं, तो इसके अंतर्गत सूखा, जंगल की आग, बहुत तेज सर्दी एवं गर्मी, ग्लेशियर का पिघलना इत्यादि शामिल हैं। और लास्ट बचता है जैविक आपदाएं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी एवं फंगस आदि से फैलने वाली बीमारियों को शामिल किया जाता है। और आइए देख लेते हैं मानव जनित आपदा। तो मनुष्य के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाएं मानव जनित आपदाएं कहलाती हैं। इनके घटित होने के लिए वास्तव में मानव ही जिम्मेदार है। और जलाशय जनित भूकंप, मानव जनित भूस्खलन, त्वरित मृदा अपरदन, जहरीली गैसों का रिसाव, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसी प्रकार से सागरों में पेट्रोलियम पदार्थों का रिसाव, नाभिकीय विकिरण, नाभिकीय विस्फोट, मानव जनसंख्या विस्फोट एवं महामारी आदि मानव जनित आपदाएं हैं। और ख़ास बात यह है कि मानव जनित आपदाओं का प्रबंधन और नियंत्रण संभव होता है। इन सभी आपदाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन की ज़रूरत होती है। और आपदाओं का प्रबंधन करते समय सबसे पहले आपदा की तीव्रता, क्षेत्र विशेष पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना चाहिए। आगे देख लेते हैं मानव जनित आपदाओं में सड़क व रेल दुर्घटनाएं भी शामिल की जाती हैं। इन दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: अप्रशिक्षित ड्राइवर, शराब पीकर वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों की कमी और अनदेखी, खराब सड़कें व सड़कों की मरम्मत का अभाव तथा ओवर स्पीड ड्राइविंग की वजह से भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। और अगर बात करें आगे तो रेल की पुरानी पटरियां, सिग्नल की खराबी, रेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कमी और उनकी लापरवाही की वजह से बहुत सी रेल दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रेल परिवहन व्यवस्था का समय के साथ अद्यतन यानी अपडेट नहीं करने से भी दुर्घटनाएं
होती हैं। और आपदाओं का विभाजन स्तर की बात करें तो आपदा पर गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2000 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आपदाओं को परिस्थिति के अनुसार 3 स्तरों में L1, L2 और L3 में विभाजित किया जाना चाहिए। इसमें सामान्य स्थिति को L0 नाम दिया गया था। और आइए समझ लेते हैं L1 क्या है। तो इसमें उन आपदाओं को रखा गया है जिनसे निपटने के लिए जिला स्तर पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों एवं साथ ही साथ राज्य स्तर की अथॉरिटी भी मदद के लिए तैयार रहे। बात करते हैं लेवल 2 यानी L2 आपदा की। तो इनमें उन आपदाओं को शामिल किया जाता है जिनसे निपटने के लिए राज्य स्तर की एजेंसी अथवा राज्य स्तर पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। साथ ही इसमें केंद्र स्तर की एजेंसी को तुरंत मदद के लिए तैयार रहने की ज़रूरत होती है। और अगर बात करेंगे लेवल 3 यानी L3 आपदा की, तो यह आपदा की चरम स्थिति है जो बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाती है। और आइए बात करते हैं प्रमुख आपदाएं कौन कौन सी हैं, उससे होने वाले नुकसान क्या क्या होते हैं। तो पहले बात करेंगे भूकंप की। यह विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इससे प्रभावित क्षेत्र की जमीन हिलने लगती है, मतलब भूकंप जहाँ पर आता है वहाँ पर ज़मीन हिलने लगती है जिससे कमज़ोर इमारतें गिर जाती हैं। इससे शहर के शहर और गांव के गांव मलबे ढेर में बदल जाते हैं। इनमें दबकर मनुष्यों एवं पशुओं की मृत्यु हो जाती है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में भूकंप आने से बड़ी मात्रा में जान व माल का नुकसान होता है। रेलवे, पुल, सड़क आदि को भी नुकसान पहुंचता है। 2001 में गुजरात राज्य में भुज में आए भूकंप से अधिक जान माल की क्षति हुई थी। और भूकंप का कारण क्या होता है ये आइए जान लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राकृतिक कारकों से हलचल उत्पन्न होती है, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राकृतिक कारकों से कुछ हलचल उत्पन्न होती है जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। जिससे मतलब हलचल उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है, अपार ऊर्जा, मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। और यह ऊर्जा जब धरती से बाहर आने का प्रयास करती है तो धरती हिलने लगती है। और इसी को आप क्या कहेंगे, इसी को आप भूकंप का नाम देते हैं। आइए देख लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से ऊर्जा उत्पन्न होती है वह स्थान भूकंप केंद्र कहलाता है। मतलब जहाँ से हलचल उत्पन्न हुई वहीं पर हम क्या कहेंगे, उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। और भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर भूकंप अधिकेंद्र होता है। मतलब पृथ्वी के भूगर्भ से वह भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं और जहाँ पर जाके धरातल पर टकराती हैं तो वह भाग कहलाता है भूकंप का अधिकेंद्र, जिसके आसपास के क्षेत्रों में अधिक हानि होती है क्योंकि धरातल हिलने लगता है, इमारतें गिर जाती हैं, भूस्खलन आदि की समस्याएं भी होने लगती हैं। और भूकंप आपदा से प्रबंधन आप कैसे कर पाते हैं, तो उससे आपदा से पहले का प्रबंधन में है कि भूकंप संवेदी क्षेत्रों की पहचान करना। मतलब पहले आपको भूकंप संवेदी क्षेत्रों की पहचान कर लेना चाहिए, इस हिसाब से अपने नियम व नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। एवं संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंपीय घटनाओं के प्रति नागरिकों को जागरूक करना। और अगली बात है कि उच्च भूकंप संवेदी क्षेत्रों को मानव निवास से बचाना व बड़े बांधों को निर्माण से रोकना। जैसे उत्तराखंड में बांध निर्माण की बात आई थी, टिहरी बांध, तो वहाँ से आंदोलन एक शुरू हुआ था ताकि अगर बांध गिर जाएगा तो उससे बहुत जन धन की हानि होगी। तो क्या होता है कि भूकंप संवेदी क्षेत्र में, मतलब हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिक भूकंप आने की चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनने देना चाहिए। इसके बाद बांध का निर्माण नहीं होना चाहिए और भारी पुल नहीं बनने चाहिए जिससे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को जान माल की हानि हो। आइए देखते हैं आगे। भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन का प्रयोग करना व ऊंची इमारतों के निर्माण को रोकना। मतलब भवन का जब आप निर्माण कर रहे हैं तो उसमें भूकंप रोधी डिजाइन का प्रयोग करेंगे। भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का प्रयोग करना। भूकंप आने की स्थिति का सामना करने हेतु नागरिकों को प्रशिक्षित करना। और आइए देख लेते हैं भूकंप आपदा के दौरान, मतलब जब भूकंप चल रहा होता है तो उस दौरान आप किस तरह से प्रबंधन करेंगे। तो भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठ सकते हैं, कमरे कोई कोनों पर खड़े हो सकते हैं। और आपको क्या करना चाहिए, तो जब भूकंप आ गया हो तो उस दौरान सीढ़ी से नहीं नीचे उतरना चाहिए और लिफ्ट का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। क्षमा चाहते हैं, भूकंप के दौरान सीढ़ी से नीचे उतरना चाहिए और लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और
आपको क्या करना चाहिए कि बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए, खुले स्थान की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हड़बड़ी के साथ नहीं। आइए देख लेते हैं भूकंप आपदा जब चली जाती है, आपदा के पश्चात का जो प्रबंधन होता है उस समय आप क्या करेंगे। तो मलबे में दबे हुए लोगों को खोजकर बाहर निकालना और उनका उपचार करना, प्रभावित लोगों हेतु कपड़े, भोजन, शुद्ध पेयजल तथा दवाओं की व्यवस्था करना, प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, मतलब जितने लोगों का घर टूट फूट गया है, इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनके लिए नए घर का व्यवस्था करना, ये पुनर्वास की व्यवस्था कहलाता है। अब आइए देख लेते हैं अगली आपदा के बारे में, जिसे हम सुनामी कहते हैं। यह समुद्र तटीय क्षेत्रों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। इसमें सागरीय लहरें विकराल रूप लेकर तटवर्ती क्षेत्रों से टकराती हैं और मानव जीवन संपत्ति व इमारतों को अपार क्षति पहुंचाती हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पत्तन लहर, और सुनामी को भूकंपीय सागरीय लहरें भी कहते हैं। सुनामी का कारण क्या होता है, तो समुद्र की तलहटी में भूकंप आने पर जल में तीव्र कंपन होता है और इस कंपन से विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। सुनामी अपने उत्पत्ति केंद्र से तेज गति से चारों ओर बढ़ती है और यह लहरें जैसे जैसे तटों के पास आती हैं ऊंचाई इनकी बढ़ती जाती है और विनाशकारी रूप ले लेती हैं। आइए देख लेते हैं भूस्खलन क्या होता है। तो जब भूस्खलन की बात करेंगे तो यह आपदा सामान्यतः पर्वतीय स्थानों पर आती है और प्राकृतिक या मानवीय कारणों से जब मिट्टी व टूटी फूटी चट्टानें खड़े ढालों के सहारे, मतलब पहाड़ पे जो खड़े ढाल होते हैं उनके सहारे तेजी से नीचे सरकती हुई गिरती हैं, तो इसे ही हम भूस्खलन कहते हैं। इससे मानव बस्तियों को भी हानि होती है। जो भी पर्वत की तलहटी में मानव बस्तियां हैं उनको जन धन की अपार हानि होती है। पूरे के पूरे गांव मलबे में दब जाते हैं। भूस्खलन से पहाड़ी रास्ते भी अवरुद्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ वर्षा ऋतु में भूस्खलन की संभावना बहुत ही अधिक होती है। भूस्खलन का कारण क्या होता है, तो भौतिक एवं रासायनिक मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं और चट्टानों का ये मलबा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की ओर सरक कर गिरता है। और आइए अगली आपदा के बारे में बात कर लेते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट। जब पृथ्वी के अंदर से जो गर्म तरल यानी मैग्मा होता है धरातल के कमज़ोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है, तो इसे हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इस क्रिया में मैग्मा के साथ जलवाष्प, गैसें, धुआं आदि भी निकलता है। इस आपदा में निकलने वाला मैग्मा बड़ी दूर तक चारों ओर पृथ्वी की सतह पर भूपर्पटी पर लावा के रूप में फैल जाता है और अपने संपर्क में आने वाले सभी जीव जंतुओं एवं मानव बस्तियों को नष्ट कर देता है। और आइए देख लेते हैं ज्वालामुखी विस्फोट का कारण क्या होता है। तो भूगर्भिक हलचलों के कारण जब मैग्मा जलवाष्प और शक्तिशाली गैसों के साथ ऊपर की ओर उठता है तो धरातल के कमज़ोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है। आइए अगले आपदा के बारे में बात कर लेते हैं, चक्रवात। चक्रवात क्या होता है कि कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर घुमावदार हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। मतलब कहीं कहीं पर क्या होता है कि जब वहाँ गर्मी बढ़ जाती है तो वहाँ की जो हवा है वह ऊपर की तरफ उड़ जाती है, तो वहाँ का वायुदाब कम हो जाता है। और जब किसी क्षेत्र का वायुदाब कम हो जाता है तो उसके चारों तरफ से अधिक वायुदाब वाली हवाएं वहाँ पर आना शुरू कर देती हैं उस गैप को भरने के लिए। तो इस प्रकार से हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं और एक आंधी जैसी दिखाई देती है। तो इस आपदा को ही हम चक्रवात कहते हैं। यह आपदा स्थलीय एवं समुद्री दोनों स्थानों पर आती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं के चलने की दिशा घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि अपने संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं और जीवों को उड़ाकर ले जाती हैं। ये हवाएं प्रभावित क्षेत्र में बिजली कड़काने के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी करती हैं। तेज आंधी और मूसलाधार वर्षा का सम्मिलित प्रभाव प्रभावित क्षेत्र में अपार जन धन की हानि करता है। अब आइए जान लेते हैं कि चक्रवात किस कारण से होता है। तो समुद्र में सूर्य की गर्मी से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और अपने पीछे कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। ऊपर उठी गर्म हवाएं ऊपर की नमी से संघनित होकर बादलों का निर्माण करती हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहां पर नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर
ऊपर की तरफ आती हैं। फलस्वरूप ये हवाएं बहुत ही तेज़ी के साथ उस क्षेत्र में चारों ओर घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार वर्षा भी कराती हैं। आइए जान लेते हैं कि चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में हरिकेन, चीन में टाइफून, जापान में टैफू तथा ऑस्ट्रेलिया में विली विली इसे कहा जाता है और भारत में इसे चक्रवात कहा जाता है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं आकाशीय बिजली गिरना। आकाश में चमकने वाली बिजली जब चालक की तलाश में पृथ्वी पर आती है तो इसे आकाशीय बिजली गिरना कहते हैं। इस बिजली में सूर्य की बाहरी सतह से अधिक ऊष्मा होती है। इसके गिरने पर संपर्क में आने वाले मनुष्य, जानवरों तक की मृत्यु हो जाती है एवं फसलों व जंगलों में आग लग जाती है। आकाशीय बिजली गिरने का कारण की अगर बात करें तो आसमान में विपरीत आवास वाले बादलों को आपस में टकराने से होने वाले घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है। इस बिजली को आकाश में किसी तरह का भी चालक नहीं मिलता है। जैसे अगर हम विद्युत के सुचालक की बात करेंगे तो उस हिसाब से पानी में भी विद्युत की सुचालकता होती है, इसके बाद चांदी में भी होती है। तो इस प्रकार से विद्युत जो आकाशीय बिजली होती है उसको आसमान में चालक नहीं मिल पाता है, इसलिए वह धरती की सतह पर आ जाती है। पृथ्वी पर बिजली के चालक की उपलब्धता होने से यह पृथ्वी पर गिरती हैं। बादल का फटना किसे कहते हैं तो सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को बादल फटना कहते हैं। और बादल फटने पर उस क्षेत्र विशेष में 1 घंटे में लगभग 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो जाती है। बादल फटने की घटनाएं अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं, क्योंकि बादल फटने पर उस क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, तीव्र मृदा अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अपार जन धन की भारी हानि होती है। और बादल फटने के कारण की बात करेंगे तो पर्वतीय अवरोधों के कारण जब कभी अधिक नमी युक्त वायु तेजी से ऊपर उठती है और सघन बादलों का निर्माण करती है तो भारी वर्षा या बादल फटने की घटना होती है। और हम अगर अगली आपदा की बात करेंगे तो हमारी अगली आपदा है बाढ़। जब नदी का पानी उसके किनारों से ऊपर से प्रवाहित होकर तट निकटवर्ती क्षेत्रों में चला जाता है अथवा भारी वर्षा या किसी अन्य कारण से कोई भी स्थलीय भाग काफ़ी समय तक जलमग्न रहता है तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। इस आपदा के आने पर जनधन की व्यापक हानि होती है, बस्तियों एवं फसलों का विनाश हो जाता है। और आइए जान लेते हैं बाढ़ के कारण हैं क्या क्या है। तो अत्यधिक वर्षा, नदियों के घुमावदार मार्ग, जंगलों के कटाव आदि के कारण बाढ़ आती है। अगली आपदा हमारी है सूखा। जब किसी क्षेत्र में अधिक समय तक कई महीनों या फिर कई वर्षों तक वर्षा कम होती है या नहीं होती है या बिल्कुल ना के बराबर होती है तो इस प्रकार की स्थिति को हम सूखा या अकाल कहते हैं। यह अत्यंत घातक प्राकृतिक आपदा है। इसमें फसलें, पौधे, पशु एवं अन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए आवश्यक जल एवं भोजन की कमी हो जाती है, जिससे इनके जीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। और आइए जान लेते हैं सूखा कारण क्या होता है। तो वर्षा के कमी होने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। और आइए बात कर लेते हैं कि ये सभी थी आपदाएं, और आगे बात करेंगे कि भारत में आपदा का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। तो अपना देश भारत लंबे समय से प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं का शिकार होता रहा है। इन प्राकृतिक घटनाओं से व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि भी होती रही है और भारत में आपदाओं के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं थी। परंतु ऐसी किसी घटना के उपरांत, मतलब जब कोई भी आपदा आ जाती थी उसके बाद ही बचाव कार्य या फिर राहत कार्य, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की अस्थायी व्यवस्था की जाती थी। उड़ीसा में 1999 के चक्रवात, गुजरात के भुज में 2001 में आए भूकंप तथा 2004 में दक्षिण भारत में सुनामी के बाद भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या
रणनीतियां अपनाई गई उसको आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यह आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये अगली रणनीति है और यह प्राधिकरण भारत में आपदा का नियंत्रण करने के लिए मुख्य एवं शीर्ष निकाय है। भारतीय प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका निर्माण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। अगली रणनीति है आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति। प्रश्न आ जाता है कि आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति कब आई थी, तो आप बताएंगे 2009 में। इसमें जान लेते हैं कि इसका निर्माण यानी आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत ही किया गया है। राष्ट्रीय नीति सभी प्रकार की आपदाओं को संभालने के लिए मैप तैयार करती है, जिसका उद्देश्य समुदाय, पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय निकायों व नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से आपदा का प्रबंधन करना है। इसके बाद 2016 में पहली बार केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना लेकर आई, जिसे सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत किया गया है। आगे हम जान लेते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, इसमें क्या क्या बातें की गई थी, लेकिन सबसे पहले अभी हम इस पर ध्यान देते हैं। भारत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने वाला एकमात्र पहला देश है। इस योजना का उद्देश्य भारत को आपदा के लिए तैयार रखने और जीवन व संपत्ति को नुकसान को कम करने के लिए बनाया गया था। सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत इसमें 4 बिंदुओं को शामिल किया गया है। पहला है रोकथाम। रोकथाम का तात्पर्य खतरों तथा उनसे संबंधित आपदाओं से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए समय से पूर्व उठाए जाने वाले कदमों से है। और अगली बिंदु है शमन। शमन से तात्पर्य खतरों और संबंधित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों की कमी या सीमा से है। शमन उपायों में इंजीनियरिंग तकनीकों के साथ पर्यावरण नीतियों और जन जागरूकता में सुधार शामिल हैं। अगला बिंदु है प्रतिक्रिया। इसके अंतर्गत चेतावनी, निकासी, खोज और बचाव, तत्काल सहायता प्रदान करना, क्षति का आकलन करना, सहायता जारी रखना इत्यादि आते हैं। इसके बाद अंतिम बिंदु है पुनर्स्थापन। आपदा के बाद महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे, प्रणालियों की वसूली, निरंतरता को सक्षम के उपयुक्त नीतियों का निर्धारण करना इत्यादि शामिल होते हैं। यह सरकार के सभी स्तरों, पंचायतों एवं शहरी निकायों के भूमिका को बताती है। यह योजना समुदायों को आपदा का सामना करने के लिए सूचना एवं शिक्षा का प्रावधान भी करती है। सेंडाई फ्रेमवर्क जान लेते हैं क्या है। वर्ष 2015 में जापान के सेंडाई शहर में तीसरे संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम निम्नीकरण सम्मेलन में 187 देशों द्वारा अपनाया गया था। सेंडाई फ्रेमवर्क की अवधि 2015 से 2030 के बीच है। यह 15 वर्षों का एक गैर बाध्यकारी समझौता है और इसने योगो फ्रेमवर्क का स्थान लिया है। गैर बाध्यकारी का मतलब यह आपदा प्रबंधन के नियंत्रण के लिए यह कन्वेंशन यानी समझौता हुआ था, लेकिन यह गैर बाध्यकारी था। गैर बाध्यकारी का मतलब आप चाहें तो अपने देश में या फिर अपने क्षेत्र विशेष में आपदाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो यह एक गैर बाध्यकारी समझौता था। इसका उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक की सभी प्रकार की आपदाओं, प्राकृतिक व मानव जनित खतरों एवं पर्यावरण, तकनीकी इत्यादि खतरों को कम करना है। सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत वर्ष 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला लक्ष्य है वैश्विक जीडीपी में आपदा द्वारा उत्पन्न आर्थिक नुकसान को कम करना। दूसरा है विभिन्न प्रकार के खतरों के संबंध में पूर्व चेतावनी उपलब्ध कराना। तीसरा है वैश्विक आपदा से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना। और अंतिम है कि आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक एवं बुनियादी और संरचना में सुधार लाना। आइए देख लेते हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव क्या क्या होते हैं। तो आपदा आने से पूर्व का प्रबंधन क्या क्या होना चाहिए। तो आपदा आने से पूर्व के प्रबंधन में रणनीति एवं आपदा के प्रभाव को कम करने के उपाय शामिल हैं। आपदा के लिए नीतियां बनाते समय उपलब्ध संसाधनों
भूमि उपयोग आदि को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। जिन क्षेत्रों में पहले से आपदा का प्रभाव देखा गया है वहाँ के लिए प्रभावकारी रणनीति निर्मित करनी चाहिए और सरकार ने जिन नीतियों का निर्माण किया है उन्हें सरकारी क्षेत्रों के अलावा निजी क्षेत्रों में भी लागू करने की ज़रूरत है। सामुदायिक जागरूकता के साथ साथ स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर भी आपदा प्रबंधन की शिक्षा देने की ज़रूरत है। आइए देख लेते हैं आपदा के प्रबंधन, आपदा आने के बाद का प्रबंधन क्या होता है। तो इसके अंतर्गत 3M की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। मनी, मैन पावर एंड मटेरियल। मतलब जब आपदा कोई आ जाती है तो उसके लिए आपको अत्यधिक पैसे की ज़रूरत पड़ती है, सबको प्रबंधन करने के लिए, पुनर्वास के लिए, उपचार के लिए, तमाम सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है और आपदा बचाव कर्मियों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और उस हिसाब से मटेरियल भी आपको लगाना पड़ता है। संचार, सूचना एवं वार्निंग सिस्टम का प्रयोग बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए। मतलब जब आपदा आ गई है तो उस समय आपको वार्निंग सिस्टम का प्रयोग बेहतर ढंग से करना चाहिए। मीडिया के माध्यम से सभी जगहों पर सही सूचना का संचार समय से किया जाना चाहिए ताकि लोगों को बचाया जा सके। बीमारियों के लिए वैक्सीन एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जल भोजन की समुचित व्यवस्था के साथ सफाई का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। ये जान लेते हैं कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। और इसकी खोज 1880 में जॉन मिलने ने की थी। और भूकंप मापन की इकाई को क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल कहते हैं। और समुद्र में उठने वाली जो लहरें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम सुनामी कहते हैं। और सुनामी क्या है, तो जापानी भाषा का शब्द है अथवा इसको हम भूकंपीय लहरें भी कहते हैं। सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है, तो आप बताएंगे जापान है। भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र या गुजरात को माना जाता है। आपदा के प्रकार में आप जानते हैं कि एक प्राकृतिक आपदा होती है और एक मानव जनित आपदा होती है। प्राकृतिक आपदा में भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल फटना, भूस्खलन इत्यादि शामिल होते हैं। जबकि मानव जनित आपदाओं में रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, रेल व सड़क दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, वनाग्नि मतलब जंगलों में लगने वाली आग एवं महामारी, शॉर्ट सर्किट से इमारत या बिल्डिंग में लगी आग, जनसंख्या विस्फोट आदि मानव जनित आपदाएं हैं। और आइए जान लेते हैं चक्रवात और उसके स्थानीय नाम क्या हैं। तो चीन और फिलीपींस और जापान में टाइफून कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और भारत और बांग्लादेश में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में चक्रवात को टॉर्नेडो कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है। और आइए बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल की। तो सहारा मरुस्थल कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल चीन तथा मंगोलिया में स्थित है। और तकला कलाम कहाँ है, तो यह चीन में है। और सोनोरन मरुस्थल यह मैक्सिको में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। और थार का मरुस्थल पश्चिमोत्तर भारत एवं पाकिस्तान में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो यह है दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया में। तो मित्रों, हमने आपदाओं और उनके प्रबंधन को भली भांति पढ़ लिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो और जितना भी आपको कंटेंट इस माध्यम से प्रोवाइड किया गया है बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही प्रभावी भी है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और इससे बेहतर प्रश्न को आप क्रैक कर पाएंगे। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से पसंद आई है तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परिवर्तन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन बटन को चालू कर लीजिए ताकि समय समय से जो वीडियो उपलब्ध आपको कराई जा रही हैं वह नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकें। तो मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।